इस तरह के वो टुकड़े वो कोई कहानी नहीं करते थे, लेकिन एक नई विधा को वो आपके सामने लेकर के आते थे कि साहब अब पिक्चर जो है मूविंग पिक्चर है, एक मोशन पिक्चर हम देख रहे हैं, उसमें साउंड भी नहीं होता था, मूक सिनेमा था। तो वो जब वहाँ से एक वहाँ के फ्रांस के एक जादूगर हुआ करते थे जिनका नाम था जॉर्ज मेलियस। जॉर्ज मेलियस को लगा कि ये वाकई अद्भुत चीज है और इससे जो है अपने जादू में हम और इजाफा कर सकते हैं, बहुत तरह की चीजें बना सकते हैं। तो उन्होंने लुमियर से मांगा कि भाई इसका इक्विपमेंट आप हमें बेच दीजिए। लुमियर ने मना कर दिया। लुमियर इसके ऊपर में एक अधिकार रखना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया। ये 95-96 की बात है, 1896। वहां से जॉर्ज मेलियस, इस बीच में वो डेवलपमेंट कई जगह हो रहा था, लेकिन जैसे एडिसन भी कर रहे थे, थॉमस अल्वा एडिसन। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो एक आदमी एक बार में सिनेमा को देख पाता था। वो एक कियोस्क के अंदर में, जिसको बाद में निकलोडियन के नाम से जाना गया, तो वो जिसमें आप पैसा डालिए और आंख लगा करके उसमें देख लीजिए। लेकिन जो उनका था, लुमियर का था, वो प्रोजेक्शन था बाइस्कोप की तरह जी। बाइस्कोप, तो वो प्रोजेक्शन था। तो उस पर जो है मेलियस ने फिर ये दूसरी कंपनी ने जब करीब 97-98 में आकर के उन्होंने फाइनली वो उस मशीन को वो प्राप्त करने में सफलता हासिल कर पाए। वो प्रोजेक्शन वाली मशीन थी, उसको उन्होंने कैमरे में बदला और कैमरे में बदलने के बाद में उन्होंने उससे 2 फिल्में बनाई और वो दोनों फिल्में वहीं से साहित्य और सिनेमा के संबंध की शुरुआत होती है। एक ग्रिम्स ब्रदर्स की लिखी हुई सिंड्रेला थी और एक शेक्सपियर की कहानी का किंग जॉन। ये 1899 में ये दोनों फिल्में उन्होंने रिलीज की। तो साहित्य का और सिनेमा का संबंध तो वही जब कहानी कहने लगे, आप टुकड़ों में आप मोशन पिक्चर दिखाना एक अलग बात थी, लेकिन प्रॉपर एक कहानी कहने की बात। बाद में उन्होंने जूल्स वर्न और इनकी कहानी को लेकर के मिला करके एक ट्रिप टू मून बनाई। ऑप्शन क्या नाम था उनका? एजी वेल्स और इनको लेकर के उन्होंने ट्रिप टू मून बनाई। वो 20-25 मिनट की फिल्म थी। उन्होंने पहली बार सिनेमा में स्पेशल इफेक्ट्स डाले। अब सिनेमा की जो पूरी भाषा है उसके विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके ऊपर भी इधर हाल फिलहाल में फिल्म आई थी, आज से करीब 10 साल हो गए, ह्यूगो, जिसको 11 अकादमी अवार्ड के लिए नामित किया गया था और 5 या 6 अकादमी अवार्ड उस फिल्म को मिले थे। और वो जॉर्ज मेलियस के ऊपर फिल्म बनी थी, उनके एक बायोपिक की तरह से। आपने बायोपिक एग्जैक्टली नहीं था, उसमें बहुत सारी चीजें और मिली हुई थी, लेकिन वो मुख्यतः जॉर्ज मेलियस की कहानी बताता था कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जॉर्ज मेलियस ने 500 फिल्में बनाई और 500 फिल्मों में उन्होंने स्पेशल इफेक्ट्स के वो जादूगर थे, वो सबसे बड़ा योगदान उनका रहा। और बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको काफी नुकसान हो गया और वो जो है एक स्टेशन पर एक खिलौने की दुकान चला, तो लोगों को पता चला कि साहब ये जॉर्ज मेलियस यही है। तो फिर उनका फिर से एक बार नाम हुआ। वो सारी उनकी फिल्मों को, जितनी कई तो नष्ट हो गई थी, कई फिल्मों को रिस्टोर किया गया और उनको सम्मानित किया गया फिल्म अकादमी की तरफ से, फ्रांस की। तो वो अपने आप में बड़ी रोचक कहानी है और बहुत पीड़ादायक कहानी है। और कैसे समय बदलता है, तकनीक बदलती है, तो चीजें धीरे धीरे पुरानी पड़ जाती हैं, पुराने लोग चले जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं। दिक्कत ये होती है कि ये जो पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री है, खासकर हिंदुस्तान में देखता हूँ, इनको अपने लोगों को सम्मानित करने का शौक नहीं। हम लोग बात करते हैं दादा साहब फाल्के की, लेकिन हमारे मित्र अशोक जी बैठे हुए हैं, हम लोग इसके ऊपर एक लंबा लेख लिख रहे थे। उन्होंने सारा रिसर्च करके निकाला और बताया कि दादा साहब फाल्के हिंदी फिल्मों के जनक नहीं थे, वो तोड़ने साहब थे।
रामचंद्र तोड़ने, और तोड़ने की फिल्म 1 साल पहले दादा साहब फाल्के के आ गई थी, रिलीज भी। उसमें फिर बाद में लोगों ने तरह तरह की बातें की कि इसका पोस्ट प्रोडक्शन इंग्लैंड में हुआ था, इसलिए इसको हिंदी फिल्म न माना जाए, हिंदुस्तानी फिल्म न माना जाए। ये सब बकवास बातें थी, और इस पर काफी समय तक तोड़ने के जो उनके नेता थे उनके बीच में इस बात को लेकर के मुकदमा भी चलता रहा, आपत्तियां भी आती रही। लेकिन ये फैक्ट है कि तोड़ने की फिल्म 1 साल पहले आ गई। हम लोग बैठे अभी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ शायद ही कोई सड़क, अब कलकत्ता की बात छोड़ दें जहाँ रविंद्र सेतु, लेकिन शायद ही कोई सड़क है ताकि पूरे के पूरे नॉर्थ हिंदी पट्टी में जो कि किसी साहित्यकार के नाम पर हो, कोई मोहल्ला किसी साहित्यकार के नाम पर हो, तो दिखाई नहीं देता। सब राजनेताओं के नाम पर है या कुछ एक अकेडमिशियंस के नाम पर है, लेकिन वो जो है साहित्यकारों के नाम पर आपको दिखाई नहीं। पर हम वापस लौटते हम बात कर रहे थे कि वहां से उसके बाद 1901 में एक फिल्म बनी शर्लक होम्स। तो आप सब लोग जानते हैं आर्थर कॉनन डॉयल एक बड़े प्रसिद्ध लेखक थे, और उनका मुख्य चरित्र शर्लक होम्स, डॉक्टर वाटसन और शर्लक होम्स की जोड़ी जो है, और वो डिटेक्टिव थे। तो इतना ज्यादा प्यार दिया जाने वाला चरित्र शायद ही कोई साहित्य में हुआ। उसको एक स्टैंड मैगजीन हुआ करती थी जहां पर कि वो लिखते थे, इनकी कहानियां छपती थी सीरियलाइज फॉर्म में। बाद में थक गए, कुछ और सीरियस काम भी करना चाहते थे, ऐसे पेशे से वो डॉक्टर थे आर्थर कॉनन डॉयल। तो उन्होंने शर्लक होम्स को एक कहानी में मार दिया। कहानी का नाम था द फाइनल प्रॉब्लम। फाइनल प्रॉब्लम में उन्होंने शर्लक होम्स को मार दिया कि भाई मेरा बहुत समय खा रहा है, इसको मार बंद करें यहाँ पर। उस पर इंग्लैंड में ऐसा हंगामा हुआ, लोगों ने जो स्टैंड मैगजीन थी उसकी प्रतियां जला दी निकाल करके, आंदोलन छिड़ गया कि कैसे संभव है कि शर्लक होम्स के ऐसा चैंपियन ऑफ जस्टिस मर सकता है। अंत में 1-1.5 साल के बाद में उनको शर्लक होम्स को दोबारा जिंदा करना पड़ा। उसके लिए उनको तरकीब रचनी पड़ी कि साहब वो एक राशन बैग बॉल था, उसमें वो गिर करके मरा था। साहब वो मरा नहीं था, वो उसमें से बच के चला आया था। और वो एक रिटर्न ऑफ शर्लक होम्स ये है, द एम्प्टी हाउस उस कहानी का नाम था, जिसमें वो शर्लक होम्स वापस लौट करके आ जाते हैं, और इंग्लैंड की जनता और बाकी जो भी उनके चाहने वाले लोग थे उनको बड़ी राहत मिलती है, भाई साहब जीवित बच गए। और फिर वो चला उस पर काफी लंबे समय तक लिखते रहे। मुझे लगता है कि 1920 वगैरह या 25 तक उनकी आखिरी कहानी जो थी वो शर्लक होम्स की थी, जब शर्लक होम्स बूढ़ा हो। तो ये जो है, तो साहित्य को पकड़ने में सिनेमा जो है वो चारों तरफ से बिल्कुल, जैसा अभी आप बता रहे थे कि सिनेमा जो है वो साहित्य का स्पेस खत्म कर, मैं ऐसा नहीं। मैं ये मानता हूं कि ज्यादातर सिनेमा जो साहित्य पर बना वो जिसको कहते हैं कि भाषा की भिन्नता या क्राफ्ट की भिन्नता की वजह से अच्छा नहीं। और जब तक कि निर्देशक उतना काबिल न हो, क्योंकि देखिए होता क्या है कि साहित्य में आप लिखते हैं एक पेड़ था, एक नीम का दरख्त था, तो जितने पाठक होते हैं उतने पाठक के दिमाग में उस नीम के पेड़ की छवि बनती है, और वो जितने पाठक होंगे उतने तरह का वो नीम का पेड़ रहेगा। अब आपका जो अनुभव हो पाठक ने जितने तरह के नीम के पेड़ देखे हो, अपने गांव में देखे हो, शहर में देखे हो, रेलवे लाइन के किनारे देखे हो, जहां भी देखे, तो उसके दिमाग में एक एक पत्ते का दृश्य उतरता है। क्योंकि आप पढ़ते हैं तो आप निष्क्रिय होकर नहीं पढ़ते हैं, हर पाठ के पीछे उसका एक दृश्य होता है। सिनेमा का निर्देशक अगर बहुत सामान्य सा होगा, बिहारी सिनेमा के, भोजपुरी सिनेमा की तरह होगा, तो वो जो है वो उस पेड़ ढंग से नहीं।
वो बहुत कम लोगों की उस छवि को उतार पाएगा सिनेमा। और उसके पीछे की जो जो अंतर कथा है, जो उसका सबटेक्स्ट है, वो समझे बिना अगर वो करेगा तो और भी बेकार है। लेकिन अगर सत्यजीत रे जैसा कोई निर्देशक हो, श्याम बेनेगल जैसा कोई निर्देशक हो, तो वो फेयर करेगा तो हाँ आपको समझ में आएगा। फिर भी वो सिनेमा की एक लिमिटेशन है कि वो कितना भी महान डायरेक्टर क्यों न हो जाए, वो पाठकों की तरह वो उतनी छवियां क्रिएट नहीं कर सकता। तो सिनेमा दृश्य की अपनी एक सीमा है जो आपके सोचने की शक्ति से, आपकी कल्पना से वो पीछे रहे। और ये कारण है कि साहित्य के ऊपर में अच्छा सिनेमा बनाने वाले लोग बहुत कम होते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि साहब साहित्य पर अच्छी फिल्में नहीं बनती। दूसरा कि जो निर्देश की जो छूट होती है वो लेने के समय जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि अरे शतरंज के खिलाड़ी का बंटाधार कर दिया सत्यजीत रे ने, उसमें तो दोनों लड़के तलवार से मर गए थे, मिर्जा और मीर, इसमें तो जिंदा बच जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? लोगों को अटपटा लगता है। लेकिन ये सत्य यह है कि वो निर्देशक की छूट हमेशा उसके पास रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सत्यजीत रे की शतरंज के खिलाड़ी है वो कतई एक रत्ती भर भी प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी से कमजोर फिल्म नहीं है, बल्कि उसमें ऐड करती है, उसमें वो जोड़ती है। क्योंकि वो सारी राजनीति जो उस समय में चल रही है, जनरल विक्रम से लेकर के और कर्नल स्लीमन तक, वो प्रेमचंद ने नहीं कहा। हम उस पूरे समय को पकड़ पाने के लिए समर्थ होते हैं जब हम देखते हैं प्रेमचंद की कहानी। तो बस इस पर आकर के टिक गई है कि साहब निजी बहादुरी का कोई अभाव नहीं था, लेकिन लोगों को राजनीतिक रूप से वो लोग बिल्कुल ठस हो चुके थे। उनको उससे कोई लेना देना नहीं रह गया था कि वाजिद अली शाह पकड़े जाएं, कि जेल में जाएं, कि वो कोलकाता भेज दिया है, कानपुर भेज दिया जाए, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। उनका लेना देना था सिर्फ अगर हमारा अपमान हो रहा है, हमारी हार जीत हो गई है, तो हम वहाँ पर बदला दें। वहाँ पर बहादुरी की कोई कमी नहीं है और इसमें वो दोनों मारे जाते हैं। लेकिन सत्यजीत रे की फिल्म एक ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट देती है और ज्यादा बड़े फलक पर उन चीजों को पकड़ती है जो उस फिल्म में गुंजाइश भी थी। कहानी तो मुश्किल से 5 पन्ने की कहानी है। आप फिल्म देखते हैं तो कम से कम वो 1 घंटे से ऊपर की फिल्म है, 70-72 मिनट की फिल्म। 72 मिनट में अगर 1 मिनट प्रति पेज के हिसाब से भी जोड़ा जाए, जो अमूमन लोग मानते हैं कि नाटक हो या सिनेमा हो, तो 1 मिनट को दृश्य में बदलने के लिए पन्ने की लगभग जरूरत पड़ती है। एक औसत नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन ऐसा एक औसत माना जाता है। तो उस हिसाब से 72 पन्ने होने चाहिए। वो 72 पन्ने कहाँ से तो निर्देशक या उसके जो पटकथा लेखक थे वो लेखक थे। दूसरी चीज है कि ये बात सही है कि फिल्म का जो पटकथा लेखन है वो भी एक तरह का साहित्य ही है। आप जब स्टोरी का आइडिया लिखते हैं तो भी आप एक साहित्य रच रहे हैं। ये ठीक है कि जो साहित्य के मानदंड जो मान लिए गए हैं उनसे वो इतर है, उनसे वो अलग है, लेकिन है तो वो उसी क्रिएटिव राइटिंग का ही पार्ट है। तो उसे मुझे लगता है कि उस पर और सोचे जाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम उसको सीधे खारिज कर दें कि ये फिल्म का साहित्य से कोई लेना देना। अब हम अपनी यात्रा में उधर आगे बढ़ते हैं। हम पाते हैं कि जो सबसे पहली फिल्म साहित्य की आई और वो एक टॉकी थी जिसने इस पूरे समीकरण को बदल दिया। 1929 में जय सिंगर आई थी और फिल्मों ने बोलना शुरू कर दिया। उस पर जो है मार्गरेट मिशेल का एक उपन्यास आया था, गॉन विद द विंड। ये उपन्यास आया था 1935 या 36 में आया था। इसके ऊपर में हॉलीवुड में एक जबरदस्त फिल्म बनाई और गॉन विद द विंड फिल्म जो है आज तक की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म है और सब बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसमें पूरे के पूरी एक पीढ़ी के जाने की एक
जो जमींदारों की पीढ़ी थी वहाँ पर जो हुआ करती थी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में, उनके और जो गृह युद्ध हुआ अमेरिका का, पता नहीं कितने लोग जानते हैं उसके बारे में। हाँ, तो उनसे जो है वो अब्राहम लिंकन का युद्ध हुआ, अब्राहम लिंकन की फौजों का, और अंत में वो दक्षिण राज्य वाले हार गए थे। और ये एक लड़की की कहानी है, स्कारलेट ओहारा नाम की एक लड़की है जिसकी कहानी है, और जो इन्हीं के बीच में रहती है, जमींदार घर की ही लड़की है, और उसको अपनी संपत्ति अपने घर से खासकर बहुत भयानक लगा हुआ है। और वो पूरी फिल्म जो है उस पूरे के पूरे जो उनकी ग्लोरी का जो जिसे कहते हैं कि रेसिस्ट जो अमेरिकन्स थे और जो गुलाम पालते थे, जो खेती कराते थे, उनकी पूरी ग्लोरी का, और फिर उसके बाद कैसे उनका क्षय होता है, इसको लेकर के वो एक अद्भुत फिल्म है। और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर है, और वो टेक्निकलर में बनी थी 1929 में, वो 39 में वो फिल्म टेक्निकलर में बनी थी, अद्भुत फिल्म है ये, कि आज भी नोटेड है। हम वहाँ से और आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि हमारे जो दाफ्नी ड्यूमायर का एक उपन्यास था रेबेका, उस पर अल्फ्रेड हिचकॉक ने 1940 में फिल्म। मैं ये सब आपको उदाहरण बता रहा हूँ ताकि आपको उन फिल्मों को देखने की इच्छा पैदा हो और आप देखें कि किस तरह से आप उन फिल्मों को देखें, और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि फिल्म का विकास जो है एक दिन में नहीं हुआ है। आज जिसको हम देखते हैं और जिसको हम उत्कृष्ट मानते हैं हिंदी सिनेमा में, वो सारी चीजें जो हैं वो उतनी उत्कृष्ट नहीं रह जाएंगी अगर आप इन सारी फिल्मों को देख लेंगे। तो रेबेका का निर्माण किया अल्फ्रेड हिचकॉक ने। उसमें शेक्सपियरियन थिएटर के जो सबसे बड़े एक्टर माने जाते हैं सर लॉरेंस ओलिवियर। लॉरेंस ओलिवियर ने उसमें मुख्य किरदार निभाया था पुरुष का, और वो एक अद्भुत, उस पर बाद में कोहरा नाम का एक रीमेक बना, जो कि कहीं उसके इर्द गिर्द ठहरता नहीं है, क्योंकि एक तरफ लॉरेंस ओलिवियर थे और एक तरफ विश्वजीत थे। तो वो सब डिफरेंसेस समझ में आता है, जब आप देखेंगे तभी आप समझेंगे। वहां से और आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं आपको उस आदमी का नाम ले रहा हूं जिसने साहित्य पर जो सिनेमा बनाया वैसा अद्भुत किसी ने नहीं बनाया, और एक दो नहीं अनेक फिल्में उन्होंने बनाई, और उनका नाम था डेविड लीन। डेविड लीन ब्रिटेन के बहुत बड़े निर्देशक थे। डेविड लीन ने शुरुआती फिल्में बनाई चार्ल्स डिकेंस के साथ। उन्होंने ग्रेट एक्सपेक्टेशन पर फिल्म बनाई, ऑलिवर ट्विस्ट पर फिल्म बनाई, और ये दोनों सिनेमा अपने समय, ये भी 45 में और 48 में उन्होंने फिल्में बनाई थी, और कमाल का सिनेमा, ब्लैक एंड व्हाइट था। बाद में डेविड लीन ने एक फिल्म बनाई डॉक्टर जिवागो। डॉक्टर जिवागो के भी पहले उन्होंने बनाई लॉरेंस ऑफ अरेबिया। एक टी लॉरेंस नाम के सैनिक हुआ करते थे, और टी लॉरेंस जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्कों के खिलाफ उनकी वो लड़ रहे थे, और वो जो बेदू कबीले होते हैं उनके साथ मिलकर, और वो ब्रिटिश राजनीति का एक हिस्सा था, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये लड़ रहे थे। वो अकेला सैनिक था जो उनके बीच में गया, उसने इतने बड़े बड़े काम किए जिसकी कल्पना एक पूरी सेना नहीं कर सकती है। उसने जिस तरह से लोगों को विरोध को ऑर्गेनाइज किया था। तो टी लॉरेंस ने भी एक किताब लिखी थी, 7 पिलर्स ऑफ विजडम। 7 पिलर्स ऑफ विजडम से क्यों लेकर के, उससे प्रभावित होकर के डेविड लीन ने लॉरेंस ऑफ अरेबिया नाम की फिल्म बनाई। उसका नाम T.E. लॉरेंस था। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, उसको अरब का लॉरेंस घोषित करके नाम देते हुए एक फिल्म बनाई। उतनी बड़ी फिल्म, उसमें एक हीरोइन नहीं है, और वो फिल्म सुपर हिट फिल्म हुई थी, और 3.5-4 घंटे की फिल्म। उसको लोग कहते हैं, वो डेजर्ट में जा करके, सहारा में, सिनाई में, अन्य जगहों पर जा करके उन्होंने पूरी शूटिंग उसकी की थी। और लोग कहते हैं कि उस फिल्म को अगर आज बनाने जाएंगे तो उसकी लागत, क्योंकि वो फिल्म कहीं कोई CGI वगैरह नहीं था, उसमें कंप्यूटर जनरेटेड कोई इमेजरी नहीं थी, कोई ग्राफिक्स नहीं था,
उन्होंने वो सारी की सारी फिल्म सेलुलॉइड पर शूट की थी और एक्चुअल शूट की थी। उस फिल्म को बनाने में आज करीब करीब 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए, और उसमें एक हीरोइन नहीं थी। आप ये सोचिए कि प्रोड्यूसर्स कितना बड़ा रिस्क लेते थे एक ऐसी फिल्म बनाने की जिसमें कोई गाना नहीं है। हिंदुस्तानी फिल्मों में गाने तो खैर वहाँ बहुत कम फिल्मों में आते हैं, लेकिन ये बाद में उन्होंने जिसके क्या बोलते हैं पास्टरनैक के उपन्यास, बोरिस पास्टरनैक का नोबेल पुरस्कार मिला वो उपन्यास था डॉक्टर शिकागो पर, उन्होंने अद्भुत फिल्म बनाई। तो इस तरह से उनका जो है काम चलता रहा। उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई और उनकी हर फिल्म जो थी वो बड़ी फिल्म हुआ करती थी। शुरू की 2 फिल्में जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को छोड़ दें तो वो हर बड़ी फिल्म उन्होंने यूज की। हर फिल्म में भयानक पैसे भी कमाए और हर फिल्म को आप बेहतरीन कला फिल्मों की श्रेणी में रख सकते हैं। इसलिए एक और जो हमारे दिमाग में भ्रम बैठा हुआ है कि जो कला फिल्म है वो कमर्शियल फिल्म नहीं होगी, या जो कमर्शियल फिल्म है वो कला फिल्म नहीं हो सकती है, इससे हम लोगों को बिल्कुल अलग जाना चाहिए। फिल्म या तो अच्छी होती है या बुरी होती है। अच्छी बुरी ही फिल्म का जो है ना, जैसे कविता अच्छी होती है या बुरी होती है, इसी तरह से फिल्में भी अच्छी होती हैं बुरी होती है। उसमें कोई कमर्शियल सिनेमा है और ये है और वो है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सज्जीत रे की बहुत सारी फिल्में कमर्शियली बहुत हिट रही हैं, श्याम बेनेगल की रही हैं। जुनून फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म थी, गाइड तो, लेकिन अच्छा ये सब साहित्य पर बना हुआ सिनेमा है। अब वहाँ से हम डेविड लीन से हम अलग है, तो डेविड लीन जो है वो वैसा अद्भुत विलक्षण चरित्र नहीं हुआ फिल्म इंडस्ट्री में। और अभी भी आपके जितने नए नए डायरेक्टर्स हैं वो उनको ट्राई नहीं करते हैं। हम आते हैं वहाँ से बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं इस बीच में सिनेमा के ऊपर में और कई सारी भाषाओं में, जैसे हमारे अकीरा कुरोसावा वो बहुत सारी शेक्सपियर की कहानियां लेकर के जापानी में फिल्म, लॉर्ड ऑफ थ्रोन या इस तरह की कई सारी फिल्में उन्होंने बनाई जो शेक्सपियर की कहानी का हूबहू जापानी में बना। लेकिन उन फिल्मों का जो क्राफ्ट वो इतना विशिष्ट है कि वो फिल्में पूरा का पूरा यूरोप भी उनके सामने में सर देता है कि इन्होंने बनाई। और इधर जो असली शेक्सपियरियन फिल्में बनाने वाले थे जिनका मैंने अभी नाम लिया, लॉरेंस ओलिवियर, और लॉरेंस ओलिवियर जो है वो सिनेमा के शेक्सपियरियन सिनेमा के सबसे बड़े एक्टर और निर्देशक